वाशिंगटन डीसी के इंडिपेंडेंस एवेन्यू पर वाक़े वॉइस ऑफ अमेरिका के हेडक्वार्टर से आप सबको सलाम। मैं हूं आयशा खालिद। नेशनल इंटरनेशनल फ्रंट्स पर बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं कि मौजूए गुफ्तगू बन सकती हैं, लेकिन क्रिकेट में एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के बायस क्रिकेट के शायकीन अब इस पर संजीदा बहस चाहते हैं। इस पर होगी बात शो में आगे चलकर। इसके लिए हमें क्रिकेट के एक मंझे हुए कमेंटेटर ज्वाइन करेंगे, लेकिन शो का आगाज़ करेंगे एक और संजीदा मौजू से, और ये है टीवी टॉक शोज़ की अखलाकी रविश या एथिक्स ऑफ टीवी टॉक शोज़। पाकिस्तानी अवाम में मकबूल और बिलाशुबा उनकी सोच को थोड़ा या ज़्यादा मुतासिर करने वाले ये टॉक शोज़ क्या सहाफ़त, मुतवाज़न बहस और अखलाकियात के मयार पर पूरा उतरते हैं? इन पर रेटिंग्स के लिए अपने मेहमानों को लड़ाने, ख़बरों को सेंसेशनलाइज करने और नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना डालने का इल्ज़ाम कहाँ तक दुरुस्त है? इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी कमर अब्बास जाफरी साहब। पाकिस्तान से टेलीफोन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वंस अगेन एक सीनियर सहाफ़ी और टीवी के टॉक शो सच तो ये है कि मेज़बान सैयद अनवारुल हसन, और टेलीफोन से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर तबियात, सोशल एक्टिविस्ट और पाकिस्तान के हालात पर गहरी नज़र रखने वाले डॉक्टर परवेज़ हूद भाई। एवरीवन वेलकम टू द शो। तो आगाज़ करेंगे जाफरी साहब हम आपसे जी। कहा जाता है कि हमारे मीडिया को आज़ादी मिली भी तो एक डिक्टेटर के दौर में, अगरचे मीडिया पर तारीख का बदतरीन जो क्रैक डाउन हुआ वो भी इसी दौर में हुआ जी। इस आज़ादी से हमारे टॉक शोज़ पर किस किस्म का असर हुआ, और क्या ऐसा नहीं महसूस होता कि ये नई नई आज़ादी को भी संभाल नहीं पा रहे? असल में मैं थोड़ी सी यहाँ वजाहत तो ये करूँगा कि आज़ादी यकीनन एक डिक्टेटर के दौर में मिली है, लेकिन जो पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह तरीन क़ानून था जिसको प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस कहा जाता है, उसको रिपील करने के लिए काम का आगाज़ बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में हुआ था। फिर उनको आज़ादी मिली बहुत ज़्यादा, और ये बात दुरुस्त नहीं है कि नई नई आज़ादी, अब तो आज़ादी मिले हुए इतने दिन हो गए हैं कि इनको इस आज़ादी का आदी हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये आज़ादी को गलत इस तौर पर इस्तेमाल करें। मैं सबके लिए नहीं कहूँगा, लेकिन बाज़ शोज़ ख़ास तौर पर ऐसे होते हैं जिनमें कुछ पर्टिकुलर लोगों को टारगेट किया जाता है उनकी तस्लील करने के लिए या उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए, जबकि होस्ट का काम बुनियादी तौर पर ये होता है बहैसियत एक अच्छे सहाफ़ी के कि वो एक तवाज़ुन कायम रखे गेस्ट्स के दौरान, उनकी गुफ्तगू के दौरान। उसका काम एक गैर जानिबदार कमेंटेटर का होता है या एक गैर जानिबदार निगरां का होता है कि ये देखे कि कोई आदमी अपनी लाइन तो क्रॉस नहीं कर रहा। पाकिस्तान के शोज़ में जो बात देखने में आई है वो यही है, जैसे कि आपने कहा कि सेंसेशन फैलाने के लिए, लोगों को मुतासिर करने के लिए, क्रेडिट बढ़ाने के लिए, अपनी वो जो उनकी रेटिंग होती है रेटिंग्स बढ़ाने के लिए कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बातें हों जिसमें लोग जो हैं मुतासिर हों। हालाँकि मैं ये समझता हूँ ऑनेस्टली कि अब इन बातों से पाकिस्तान में लोग मुतासिर नहीं होते, बल्कि इससे उनकी जो रेपुटेशन है वो मज़ीद ख़राब होती है। आज के पाकिस्तानी टीवी टॉक शोज़ की सहाफ़ती इक़दार और अखलाकी रविश के बारे में मैंने अपने फेसबुक पेज की ऑडियंस से भी राय मांगी। एक कमेंट जो कि ओवरवेलमिंग राय की नुमाइंदगी करता है वो था शम्सुर रहमान शम्स का। उनके अल्फाज में आजकल पाकिस्तानी टॉक शोज़ सिर्फ रेटिंग की दौड़ में किए जाते हैं, संजीदगी और रिस्पेक्ट बहुत कम देखने में आती है, और नाज़रीन और सामीन इन शोज़ को देखकर मज़ीद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अनवारुल हसन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप शो के कंटेंट और मेहमानों का इंतखाब करते हैं तो रेटिंग का कंसर्न इस इंतखाब पर किस कदर असरअंदाज होता है? सबसे पहले तो आयशा बहुत शुक्रिया कि आपने इस शो में अपने शो में मदऊ किया। मेरी आवाज़ आपको वाज़ेह और क्लियर आ रही है? जी अनवार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जी मुझे आ रही है। जी अनवार, मेरी आपको आ रही है? जी हाँ बिल्कुल। जी मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जाफरी साहब ने जो कहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में, मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करूंगा। हम जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, स्पेशली टीवी मीडिया की, तो वो आपकी बात सही थी, वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो है वो प्राइवेट मीडिया की ग्रोथ का आगाज़ हुआ। मैं बात कर रहा हूँ 2002 के इंतखाबात के हवाले से। तो अगर 2002 से अब तक का अगर आप सफ़र तय करें तो अभी 10-12 साल हुए हैं इस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को में इजाफा हमने देखा है। शुरू में तो मैं बिल्कुल आप लोगों से मुत्तफ़िक हूँ कि तमाम तर जो शोज़ थे उसमें रेटिंग का और आपस में एक मुकाबले की फिजा थी, और हमने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा जो टॉक शोज़ उसमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे और उसको उनको पजीराई भी मिल रही थी। लेकिन बतदरीज मैं समझता हूँ कि अब इनकी जो व्यूअरशिप है उसमें कमी आई है, और जब हम बात करते हैं कि किसी भी इख्तलाफी
ایشو پر مختلف آراء سے تعلق رکھنے والے مہمانوں کو بلانا اور اس میں ان سے بات کرنا، تو آپ کو یہ علم میں ہے کہ آبویسلی ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اسٹیٹڈ ویو پہ قائم رہنا چاہتا ہے اور اپنی جو بات ہے اس کو منوانا چاہتا ہے. ان شوز کی تعداد نسبتاً کم ہے، لیکن اگر آج کی میں بات کروں، ابھی حالیہ دنوں میں امیر جماعت اسلامی منور حسن صاحب کا ایک بیان سامنے آیا حکیم اللہ محسود کے ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد، جس کے بعد ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں انہوں نے گفتگو کی اور اس سے بہت سی کنٹروورسی بنی. اور آج کے پاکستان میں یہ بحث میڈیا میں، اسپیشلی ٹیلی ویژن میڈیا میں چل رہی ہے کہ کس طرح کی صحافت ہونی چاہیے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ ہمیں لرننگ نظر آ رہی ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بحثیت اینکر جب میں کسی موضوع کو چنتا ہوں تو اس میں میری حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ ایک متوازن بحث کے لیے تمام نقطہ نظر کے لوگوں کو میں بلاؤں، یعنی فار اینڈ اگینسٹ، تاکہ ایک مباحثہ ہو، مکالمہ ہو. تمام ہی ایک ہی طرز کے لوگ بلا لیے تو آپ یقین جانیے ریٹنگ سے ہٹ کے اس بات میں کوئی وہ بات آگے نہیں چل سکتی. لیکن اس میں اینکر کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ ان کی مختلف آراء سے تعلق رکھنے والے مہمان ہیں وہ آپس میں جھگڑ نہ پڑے. ملالہ یوسفزئی کی کتاب آئی ہے اور اس کتاب کے حوالے سے پاکستان میں 2-3 شوز ہوئے اور میں یہاں پر کھل کر بات کروں گا. اس میں میں سمجھتا ہوں اینکر کو چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے اختلاف رائے رکھنے والے لوگوں کو بلایا ہے، گفتگو ڈی جنریٹ نہ ہو ایک فائٹ میں. اور جو ویور ہیں وہ جب پروگرام کے اینڈ میں، میرا یہ آبجیکٹو ہوتا ہے کہ اگر وہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے نالج میں اضافہ ہو، ان کے انفارمیشن میں اضافہ ہو، نہ کہ وہ مزید کنفیوز ہوں. لیکن ایسے شوز کی تعداد عائشہ اب کم ہوتی جا رہی ہے. بالکل اس وقت میں شامل کرنا چاہوں گی اس گفتگو میں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کو. یہ رائے تھی ٹیبل کی اس جانب سے، ڈاکٹر ہود بھائی ٹیبل کی دوسری جانب سے رائے لینے کے لیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت ہمارے ٹی وی ٹاک شوز کی جو روش ہے جس پر شور و غل اور ذاتیات کا غلبہ محسوس ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان شوز میں سوائے لڑائی جھگڑے کے اور کچھ نہیں ہوتا. مجھے ایک نہیں لیکن کئی شوز میں مدعو کیا گیا جہاں مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے اور یہ دانستاً کیا گیا. اس سے میرا خیال ہے کہ دیکھنے والوں کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، صرف یہ معلوم ہوا کہ ہم ایک دوسرے کی رائے کو برداشت نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے کیونکہ ٹی وی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے لوگوں تک معلومات پہنچائی جا سکتی ہیں اور جس سے ایک بحث کا آغاز ہو سکتا ہے. لیکن اگر مقصد صرف یہ ہو کہ ریٹنگز بڑھائے جائیں اور لوگوں کے سامنے یہ واضح کیا جائے کہ یہاں 2 مخالف نظریے ہیں اور ان میں کبھی آپس میں بات نہیں ہو سکتی، تو پھر وہی چیز سامنے آتی ہے. ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے اور میرا خیال ہے ہر پاکستانی نے یہ دیکھی ہوگی کہ ایک مخصوص نظریہ اب لوگوں کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. ملالہ کی مثال لیجیے. یہ ایک معصوم سی بچی ہے 15-16 سال کی، جس کے خلاف آج اس قدر پروپیگنڈا ہو رہا ہے پاکستان میں کہ یہ ایجنٹ ہے امریکہ کی، کہ یہ کسی سازش میں ملوث ہے. یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ بچی صرف ایک چیز کے لیے لڑ رہی تھی کہ اس کو پڑھنے کا موقع دیا جائے، پڑھنے کا حق دیا جائے. تو اب اگر اس مسئلے کو بھی ہم متنازع بنا لیتے ہیں اور حکیم اللہ محسود جیسے لوگوں کو شہید بنا لیتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں اب ماحول کیسا بن رہا ہے. اور اس ماحول کو بنانے میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی کا بہت بڑا کردار ہے. اگر اس ملک کو کوئی بھٹکا رہا ہے تو یہ اینکرز ہیں، یہ ٹی وی کے مالکان ہیں اور یہ میڈیا ہے جو ہمیں اس سمت لے جا رہا ہے. جی ڈاکٹر ہود بھائی آپ ہمارے ساتھ ٹھہریے گا اس وقت. قمر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ریٹنگ حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو ہے اور اس میں آگے نکلنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ بھی کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. تو آج جو ماحول بن چکا ہے اس میں کیا یہ ممکن ہے کہ سنجیدہ اور تعمیری بحث کے ذریعے سے اچھی ریٹنگ حاصل کی جائے؟ جی بالکل ممکن ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں. جیسا کہ انوار الحسن صاحب نے کہا تھا، جو بات ہو رہی تھی میڈیا کی آزادی کی، جس زمانے کی میں نے بات کی ہے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے ریپیل کیے جانے کی، وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور کی بات ہے. الیکٹرانک میڈیا کو مکمل آزادی، جیسا کہ میں نے بھی کہا تھا.
परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में मिली है। और उस सिलसिले में जो सवाल आपका है, कोई कंपटीशन करने में कोई क़बाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस कंपटीशन को उन अखलाकियात की कीमत पर नहीं होना चाहिए जो जर्नलिस्टों के लिए ज़रूरी हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है, आपको पता है कि मैं भी दो तीन टॉक शोज़ करता हूँ यहाँ पर हफ्ते में, और उन टॉक शोज़ के लिए जो मेरा मेयार होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान का कोई एक ऐसा मसला जो बेइंतहा ज़रूरी है वहाँ के लोगों के लिए, और उस पर ऐसे बोलने वाले जो मुतवाज़िन अंदाज में बोल सकें, और ये ना हो कि सिर्फ एक तरफ पेश की जाए, एक फरीक की नुक्ते नज़र पेश की जाए। यही मैं समझता हूँ कि अगर हो तो उसमें आप कंपटीशन करना तो आपका बुनियादी हक़ है, कंपटीशन आप ज़रूर करें, लेकिन इस तरह से ना करें कि आप कुछ मेहमानों की तौहीन और तज़लील करें, किसी नज़रिए को आप गिरा दें। और जैसा कि परवेज़ भाई साहब ने कहा कि एक मखसूस नज़रिए को आगे बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए आपके प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। अच्छा अनवर, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टॉक शो होस्ट की जानिब से अपने डिफेंस में अक्सर ये कहा जाता है कि वो मौजू और मेहमानों का इंतखाब पॉपुलर डिमांड पर करते हैं और वही दिखाते हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है। आप क्या कहते हैं, क्या एक मेज़बान के तौर पर आपके हाथ पॉपुलर डिमांड के आगे वाकई बंधे होते हैं? एक सहाफ़ी की नज़र से क्या ये रवैया और सोच सहाफ़ती इक़दार के मुताबिक है या नहीं? देखिए, मैं थोड़ा सा हुद बोई साहब ने जो बात की उस पर इजाफा करना चाहूँगा। थोड़ी सी स्वीपिंग स्टेटमेंट है एंकर और मीडिया के हवाले से। मैं आपसे बड़ी खुलकर बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ अहले दानिश हो, अहले सियासत हो और अहले मीडिया हो, सब में जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मीडिया जो है वो हमारे माशरे के जो तजादात हैं उस पर उसको तो अक्कास करता ही है, लेकिन अब जिन मेहमानों को हम बुलाते हैं उसमें एक एंकर का रोल है कि वो सवाल करे और उसके बाद जो है वो जवाब हासिल करे। लेकिन मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ कि ये मलाला ही के प्रोग्राम पे मैं आपको इसलिए कमेंट देना चाहूँगा कि बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैं देखा है कि वो खुद से एक दूसरे से तकरार भी करते हैं, और जब आप किसी को झूठा या दूसरा उनको झूठा कहेंगे तो अब इस बहस में आप मुझे बताएं, आप खुद भी एक एंकर हैं, अगर अब हम आपके 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर 2 पार्टिसिपेंट्स आपस में एक दूसरे को जो है वो एक बात करें और शिकवा जवाबी शिकवा और एक बात तकरार शुरू हो जाए, तो उसमें एंकर ऑब्वियसली उसके पास फिर ये होता है कि या तो वो ब्रेक ले सकता है, कमर्शियल ब्रेक, या ये है कि वो मौजू को बिल्कुल मोड़ दे। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे अहले दानिश और अहले सियासत के लोगों को भी चाहिए कि वो भी अपने मेयार को इम्प्रूव करें जब वो किसी बात पर मौजू पर बात करने आते। इतनी स्टिफ पोजीशन लेंगे तो ऑब्वियसली फिर बात आगे नहीं बढ़ती। जहाँ तक आपने कहा कि ऑब्वियसली देखें, जब भी आप कोई टीवी टॉक शो करते हैं तो आपका नुक्ता नजर तो यही होता है कि फॉर द बेटर ऑफ द पीपल एंड फॉर द बेटर ऑफ द सोसाइटी। पाकिस्तान इस वक्त जिस आयशा स्टेट ऑफ अफेयर्स में चल रहा है, हम जो मौजू जो बर्निंग इश्यूज हैं अगर उनको नहीं उठाएंगे, अगर उस पर मुकालमा नहीं होगा, जो कि माजी में पाकिस्तान में नहीं होता था, हकीकतें लोगों को नहीं पता चलती थी, तजादात का नहीं इल्म होता था, उसका हमने नुकसान उठाया है। मैं समझता हूँ आज के पाकिस्तान में यहाँ पर मैं क्लोजिंग जो रिमार्क्स है वो मैं लेना चाहूँगी डॉक्टर परवेज़ हुद भाई से। डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या इस रविश को तब्दील करने की ज़रूरत है, और अगर है ज़रूरत तो क्या हल क्या है इसका? हल इसका ये है कि अव्वल तो ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाए जो लड़ने झगड़ने पे तुले हुए ना हो, लेकिन जिनका मकसद ये हो कि वो रोशनी के वो इल्म फैलाएं, और ये कि उन्होंने वो बिलफर्ज अगर किसी किताब के ऊपर बहस हो रही है तो उन्होंने वो किताब पढ़ी हो, और एंकर का फर्ज होता है कि वो बताए कि ये प्रोग्राम उस किताब के बारे में है या उस मौजू के बारे में। अक्सर औकात ऐसे होता है कि मुझे फोन आता है कि आज आप आ जाएं हालात हाजरा पर गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं बताया जाता है कि वो हालात क्या हैं, वो मौजू क्या है, जबकि ये पहले से तय हुआ होता है कि हमें इस चीज पर बात करनी है। एक तरफ के लोगों को बताया जाता है कि हाँ हम इस पर बात करेंगे, इस किताब पर आप सारे हवाला जात अपने साथ लेकर आए, लेकिन दूसरी तरफ के लोगों को इससे बिल्कुल इस इल्म से बिल्कुल महरूम रखा जाता है। लिहाजा पूछ क्यों नहीं लेते जब आपको इनवाइट किया जाए तो? लेकिन आपकी राय का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका ही बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर परवेज़ हुद भाई, सैयद अनवारुल हसन और कमर अब्बास जाफरी साहब। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, और पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान में कारकर्दगी आखिर कब बेहतर होगी जानिए एक मंजे हुए क्रिकेट कमेंटेटर से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। खबर
جو آپ پر اثر انداز ہو سکتی، خبر جو آپ کے ماحول کو بدل دے، وہ خبر جو آپ کی دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے والی، وہ خبر جانیے مجھ سے، عائشہ خالد سے۔ اور میری انگلیاں بری طرح سے فریز ہو رہی ہیں، اس وجہ سے ہمیں واپس اپنی گاڑی کی طرف بھاگنا ہے۔ بدلتی ہوئی دنیا، سائنس کس طرح ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا رہی ہے؟ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ۔ کیمرہ دے دے تو مجھے دے دو کیمرہ۔ نہیں جاؤ تم، شور جاؤ۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنس ایونیو۔ اس وقت دبئی میں پاکستان جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز کا دوسرا اور آخری میچ کھیل رہا ہے۔ پہلے میچ میں ہمارے کھلاڑیوں اور خاص کر بیٹسمین کی مایوس کن کارکردگی نے پاکستانی کرکٹرز کی صلاحیتوں اور ٹیم سلیکشن کے حوالے سے بحث میں ایک مرتبہ پھر گرمی پیدا کر دی ہے۔ کرکٹ کمنٹیٹر حسن جلیل اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اپنے دور میں حسن جلیل کی کامنٹری اور کرکٹ کا کھیل لازم ملزوم سمجھے جاتے تھے، آج بھی ان کی کرکٹ میں پاکستان کی پرفارمنس پر گہری نظر ہے۔ ویلکم ٹو آور اسٹوڈیوز حسن جلیل صاحب۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ حسن جلیل صاحب، کچھ عرصے سے اور خاص طور سے پچھلے میچ میں پاکستان کے 9 وکٹ سے ہارنے کے بعد ٹیم کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے کئی طرح کے فارمولے پیش کیے جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کیپٹن کو ہٹا دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے کہ پوری ٹیم کو ہی چینج کر دیا جائے، آپ کی رائے میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، صرف پچھلے میچ کی بات نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ 1 سال سے پرفارمنس جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہے، اور جو کامیابیاں ہم نے حاصل کی تھیں اس وقت اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو لگتا ہے جیسی ایک شکست خوردہ ٹیم ہے جو ڈی مورلائز بھی ہے اور جس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے دوسری ٹیم کے خلاف کھیلنے کا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پالیسیز ہماری کرکٹ بورڈ کی رہی ہیں وہ بڑی جسے کہنا چاہیے کہ متنازعہ پالیسیز رہی ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ پاکستانی کرکٹ کے ادوار کا جائزہ لیں تو 3 پاکستان کے دور ایسے تھے جو سنہری دور تھے۔ پہلا عبدالحفیظ کاردار کا، جب پاکستان کی ٹیم نئی بالکل بنی تھی 1952 سے لے کے 1960 تک، اس میں پاکستان نے تقریباً ہر ٹیم کے خلاف کامیابیاں حاصل کیں۔ دوسرا دور کپتان کی حیثیت سے مشتاق محمد کا دور تھا، لیکن اس کا بڑا سہرا میں سمجھتا ہوں عبدالحفیظ کاردار سربراہ تھے کرکٹ بورڈ کے، اور ان کے بعد نور خان صاحب کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہوئے، ان کی پالیسیوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد عمران خان کا دور 1982 سے لے کے اور 1992 کی ورلڈ کپ کی فتح تک، اس میں اگر آپ دیکھیے تو اس میں آپ کو ٹیم کی ایک پلاننگ نظر آتی تھی، ایک کوارڈینیشن نظر آتا تھا، کرکٹ بورڈ اور کپتان کے درمیان مکمل آہنگی تھی۔ ہمارے یہاں بھی آپ میڈیا کی بات کر رہی تھیں کہ میڈیا کی ہائپ نے بہت خرابی پیدا کر دی ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے کرکٹ بورڈ کے جو بھی سربراہ ہوں، ان کی کوشش ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت تک ٹی وی پر نظر آئیں۔ آپ دنیا کے تمام کرکٹ بورڈ کے سربراہوں کو دیکھ لیجئے، سال میں 1 یا 2 بیان ان کا آ گیا تو آ گئے۔ ہم ہر موضوع پر بولنا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے ابھی کپتان کی چینج کی بات کی کہ مصباح الحق کی ذاتی پرفارمنس تمام کھلاڑیوں میں سب سے بہتر ہے۔ ہی اسکورڈ 1700 رنز اس سال، ون ڈے میں وہ ٹاپ پر ہیں، ٹاپ بیٹسمین ہیں۔ اب آپ ایک ایسے کپتان کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں جس کا متبادل آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر آپ حفیظ کو ٹپ کریں تو حفیظ آؤٹ آف فارم ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ایسا پلیئر جو خود اپنی جگہ جو ہے اس کے لیے فائٹ کر رہا ہے، وہ کیسے کپتان بن سکتا ہے؟ شاہد آفریدی دوسری چوائس ہیں، شاہد آفریدی کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ نے مصباح الحق کی کیپٹنسی کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، ان کو کیپٹنسی سے ہٹا دیا گیا، لیکن ان کو جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں ٹیم سے بالکل الگ کر دیا جانا، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں تو اس کے خلاف ہوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ خواہ کا ایک تنازعہ کھڑا کر دیا گیا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مصباح واز لیڈنگ دا سائڈ ویری ویل۔ مصباح نے جن حالات میں قیادت سنبھالی تھی وہ ایسی اب کی بکھری ہوئی ٹیم تھی، انتشار کا شکار تھی۔ اتنے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسکینڈلز تھے، میچ فکسنگ اسکینڈل ہوا، اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل ہوا، ہمارے 3 کھلاڑی بین ہوئے، اس میں انہوں نے فتوحات حاصل کی، ٹیم کو یکجا کیا، پالیٹکس ختم کی ٹیم میں سے۔ اب ایک ایسے شخص کو آپ جس کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ ایک طریقے سے تمام کھلاڑیوں کے لیے مشعل راہ ہے، اس کو آپ نکال باہر کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں ٹیم کو تباہ کرنے کی بات ہے۔ کہ مصباح نے ٹیم کو یکجا کیا، لیکن اس کے باوجود ٹیم میں کچھ اختلافات کی طرف اب بھی
जो है उंगली उठाई जाती है और इन इख्तलाफात को जो टीम की ख़राब कारकर्दगी है इसके लिए ब्लेम किया जाता है। तो क्या वाकई में इख्तलाफात मौजूद हैं, और अगर हैं तो क्या वो इस नौयत के हैं, इतने बड़े हैं कि उनकी वजह से टीम की कारकर्दगी जो है वो ख़राब हो रही है? देखिए, वो इख्तलाफात भी मैं समझता हूँ कि उन लोगों के पैदा करदा हैं जो क्रिकेट के खिलाड़ियों में इंतशार देखना चाहते हैं ताकि उनके अपने जो मोटिव्स हैं वो सर्व हो सकें। बात यह है कि अगर एक कप्तान सेट है और आप अचानक एक इंडिकेशन दूसरे किसी खिलाड़ी को ये दे दें कि भाई चांसेस हैं तुम्हारे भी कप्तान बनने के, तो ऑटोमेटिकली इख्तिलाफात तो पैदा होंगे। बात यह है आप कप्तान को कॉन्फिडेंस दें। इसकी एक बड़ी मिसाल देखिए मैं भारत की देना चाहूँगा कि जहाँ धोनी 8 टेस्ट मैच हार के आए, 4 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में हारे, 4 टेस्ट मैच वो इंग्लैंड में हारे, वहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि धोनी को हटा दिया जाए। उन्होंने कहा इसको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, धोनी इज़ ए वेरी गुड कैप्टन, और उसका नतीजा आप देख लीजिए। हमारे यहाँ तो ये है कि आप खुद जान के जो है ना, जिसे कहते हैं शर पैदा करते हैं और उसके बाद कहते हैं जी ये हो गया। और हम अपनी ऑडियंस को इस वक्त जो ताज़ा तरीन स्कोर है वो भी बताते चलें। इस वक्त जो स्कोर है वो 109 रन्स पर 4 खिलाड़ी आउट हैं जनूबी अफ्रीका के। और ओवर्स कितने हुए जी, कितने ओवर्स हुए हैं आतिफ? 14.1 ओवर्स। अच्छा। जी हाँ, ये हमारे प्रोड्यूसर मोहम्मद आतिफ जो हैं ये कंट्रोल रूम से मुझे हेल्प कर रहे हैं ताज़ा तरीन स्कोर के सिलसिले में। अगर हम टीम से बाहर निकल कर देखें तो आपकी राय में टीम के हवाले से जो फैसले हैं क्या वो दुरुस्त हो रहे हैं? नहीं, बहुत गलत हो रहे हैं। बात यह है, एक तो सबसे बड़ा गलत फैसला ज़का अशरफ साहब ने किया जब उन्होंने मोहसिन खान और वक़ार के कम्बिनेशन को तोड़ा। जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 3-0 से हराया, क्लीन स्वीप किया, जबकि इंग्लैंड नंबर 1 टीम थी। आपने श्रीलंका को हराया, ठीक है जी, आप मुसलसल जीत रहे थे, आपने अचानक, आपको पता नहीं क्या जल्दी थी कि आप एक फ़ॉरेन कोच लेकर आएँ और नतीजे तौर पर आपने टीम का शिराजा बिखेर दिया। पहली गलती तो वहाँ हुई। दूसरी गलती मैं समझता हूँ नजम सेठी साहब अगर वो कर रहे हैं, वो ये गलती है कि उन्होंने अच्छा भला एक बयान ये दिया था कि जी हम कोई कप्तानी में तब्दीली का इरादा नहीं रखते, लेकिन इन कप्तानों को अपनी हिकमत अमली में तब्दीली करनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ बड़ा सही बात थी। अचानक अब ये मिसबा का जो है तनाज़ा खड़ा हो गया, तो ये इससे बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं समझता हूँ देखिए, आप खिलाड़ियों को एतमाद दीजिए, कप्तान को आप एतमाद दीजिए, जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप खिलाइए, जो ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें टीम से बाहर बिठा दीजिए। बड़ा सिंपल फार्मूला। हसन साहब, कोच का गैर मुल्की होना या अंग्रेज़ होना, आपके ख्याल में क्या ये भी टीम की परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होता है या हो सकता है? हमारी टीम पर होता है, क्योंकि वजह यह है कि देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एजुकेशन लेवल, लिटरेसी रेशियो इतना नहीं है, और कम्युनिकेशन की एक ऐसी प्रॉब्लम है कि बहुत से खिलाड़ी, मैं समझता हूँ वटमोर की बात ही नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो मैं समझता हूँ लोकल कोच में वो कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे मैंने आपको मोहसिन की मिसाल दी कि जब मोहसिन खान कोच थे तो उनकी सबसे बड़ी आसानी ये थी कि कम्युनिकेशन उनकी बहुत अच्छी थी प्लेयर्स के साथ, और उसका नतीजा आपके सामने था। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक साबिक खिलाड़ी की जानिब से एक तजवीज़ ये भी दी गई है कि पूरी टीम की तब्दीली के साथ साथ कुछ अरसे तक टीम की कारकर्दगी पर कुछ भी तनकीद ना की जाए, उनको कुछ ना कहा जाए। आपके ख्याल में ये मुतालबा जो है ये किस हद तक जस्टिफाइड है? देखिए, एक तो मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता कि आप पूरी टीम तब्दील कर लें। दुनिया में कहीं नहीं होता। आपने हॉकी में ही तजुर्बा किया था और हॉकी में आपने सीनियर खिलाड़ियों को रिटायर कर दिया था फोर्सफुली, उसका नतीजा आपके सामने है कि आज आपकी हॉकी टीम का वजूद ही नहीं है। आप ये नहीं कर सकते, दुनिया में कहीं ये नहीं होता। आप ग्रेजुअली चेंज करते हैं कि आप रिप्लेस करते हैं। अगर आप नंबर 3 पोजीशन के लिए आपके पास एक रिप्लेसमेंट है, आप उसको चांस देंगे, सीनियर खिलाड़ी को खिलाते रहेंगे। जब आप देखेंगे ये तीसरे नंबर पर आने वाला लड़का मैच्योर हो गया है तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे। हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका के स्टूडियोज़ में आने और हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक। पाकिस्तान में NGOs के किरदार पर आवाम क्या राय रखती है, जानिए इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन इस सब में मैं और आप कहाँ हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ। मैं हूँ ताबिंदा नहीं। क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग?
आलमी फंडिंग और तिजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर हो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू। मदीहा में इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। मदीहा वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के फेसबुक पर एक रेगुलर लाइव चैट सेशन आमने सामने करती हैं अपने साथी उमैर बिन रियाज के साथ। मदीहा, क्या टॉपिक था आज का? जी, इस हफ्ते हमने बात की थी कि पाकिस्तान में NGOs के किरदार के बारे में, जो पाकिस्तानी अवाम है उनका क्या कहना है। तो बहुत ढेर सारी राय हमारे सामने आई। ज़ाहिर है हम बहुत लोगों की राय तो नहीं शामिल कर सकते, कुछ की मैं आपको बताती हूँ। आमना खान कहती हैं कि ज़्यादातर NGOs पाकिस्तान की फलाह के लिए काम कर रही हैं, मगर इनमें से चंद एक ऐसी भी हैं जो मुल्क के क़वानीन की खिलाफ वर्जी से दरेख नहीं करती। मियाँ मोहम्मद हुसैन खान का कहना है कि मुझे औरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि USAID वालों की तरफ से काफ़ी हद तक ताउन किया जा रहा है। यासिर याकूब कहते हैं कि पाकिस्तान के बाकी शहरों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुर्बत और बलूचिस्तान में कोई NGOs काम नहीं कर रही हैं। जबकि ज़रियाब शेख का कहना है कि NGOs पाकिस्तान में सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रही हैं या फिर गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रही हैं। इकबाल आफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान में खिदमत खल्क, जमात उद दावा और ईदी फाउंडेशन जैसी तंजीमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जावेद खान की राय है कि पाकिस्तान में NGOs बहुत हैं, लेकिन इनसे किसी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। और सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि NGOs ने पाकिस्तान में बहुत अच्छे काम किए, मगर इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि NGOs में रेफरेंस बहुत चलता है। अगर कोई बड़ी पोस्ट पर है तो समझें कि उनका पूरा ख़ानदान NGO में आ गया है। दूसरे लफ्ज़ों में मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। जबकि आखिरी राय शामिल करते हैं M अनवर की, जो कहते हैं कि इनमें से कुछ NGOs पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं, मगर बहुत सारी ऐसी भी हैं जिन्हें गैर मुल्की इमदाद मिलती है और वो किसी एजेंडे पर काम कर रही हैं। आयशा, यहाँ पर ये भी हम वाज़ेह कर दें कि ये राय खालिसतन उन लोगों की है जो हमारे फेसबुक चैट के ऊपर आते हैं, इससे वॉइस ऑफ अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। थैंक यू मदीहा। मदीहा, मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप ये आरा लेती हैं लोगों की और जब आप इन आरा को पढ़ती हैं तो आपको क्या महसूस होता है? आपको रिस्पॉन्स किस तरह का मिलता है? आपको लगता है कि हमारी ऑडियंस जो है वाकई जो इश्यूज़ हैं उन पर नज़र रखती है? बहुत गहरी नज़र रखती है। मेरे ख्याल में एक तो देखिए मीडिया की वजह से, क्योंकि दिन रात आप टेलीविज़न के ऊपर हर मौजू के ऊपर देखते हैं, कुछ भी हो जाए माशरे में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, बेशक वो पॉलिटिक्स हो गई, सोशल इश्यूज़ हैं, क्रिकेट के ऊपर अभी देख लें जिस तरह से बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में हमारे लोगों की राय पिछले कुछ सालों के अंदर काफ़ी उनका जहन तब्दील हुआ है और काफ़ी वो अपनी राय का बड़ी खुलकर इज़हार करते हैं। आतिफ एक दफ़ा फिर मेरे कान में बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो नॉन ऑपरेटिंग NGOs हैं वो उनके ऊपर क्रैक डाउन करेगी खैबर पख्तूनख्वा में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी आपको इन आरा से ये लगता है कि वाकई जो हमारी ऑडियंस जो है वो पढ़ी लिखी है और हालात हाज़ा पे नज़र रखती है। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त ख़त्म हो रहा है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप urduvoa.com हमारी जो वेबसाइट है इस पर लॉग इन करें और ताज़ा तरीन ख़बरों से और हालात हाज़ा से बाखबर रहें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।